हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल आर गुड। जूम क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी का लेक्चर और उसके बाद 2017 के पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, फिर बाद में ये वीडियो देखना। राइट, ओके। तो जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, मैं उन लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर जूम क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नोटिफिकेशन बेल जो है उसको हिट कर दीजिए, ताकि जो जो नए इनिशिएटिव्स जूम क्लास की तरफ से लिए जा रहे हैं वो आप तक पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। उसके अलावा जूम क्लास के द्वारा जो पीडीएफ दी जाती है उसका वो हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सभी साइट्स पे विजिट कीजिए और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। चलो, तो आज के इस प्रीवियस ईयर के लेक्चर सीरीज को शुरू करते हैं। ओके, तो 2017 का सीएपीएफ का पॉलिटी का ये सीरीज है जिसका ये सेकंड लेक्चर है। ओके, तो अब क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज conceptualized द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सीमलेस वेब। देखिए, यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे सेंटेंसेस में लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है। राइट, मतलब कैसे कि अभी यहाँ देखा है सीमलेस वेब, मतलब ये किसने कहा, या फिर बार्गेनिंग पॉलिटिक्स, या फिर पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ये कंसेप्ट किसने लाया, या ये कंसेप्ट का डेफिनेशन किसने दिया, वो स्कॉलर कौन थे, इनके नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। और सीएपीएफ में खासकर ये पूछा जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा पॉलिटिकल साइंस के कुछ कंसेप्ट पे सीएपीएफ में क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये उनमें से एक है। ओके, तो आप 10 सेकंड वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। तो इसका सही जवाब है आंसर सी, ग्रैनविल ऑस्टिन। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिका बासु जी का जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए लक्ष्मीकांत तो बेसिक पॉलिटी के लिए है, लेकिन एडवांस के लिए, या आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो इस रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बना सकता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसका आंसर सी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements are correct? Okay, the first statement is, article 15 of the constitution of India is available to both citizen of India and the foreigners. Second, article 16 of constitution of India is available to the citizen of India only. Third statement, article 21 of the constitution of India is available to both citizen of India and foreigner alike within the territory of India. चलो, 10 सेकंड वीडियो को पॉज कीजिए, इसे पढ़िए और इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। ओके, इसका ये क्वेश्चन जो है, इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका अगर आंसर आपको ढूंढना है तो आपको एक कुछ नंबर को याद करना है। मतलब कि फंडामेंटल राइट जो है, कुछ राइट्स है जो इंडियन सिटीजन्स के लिए है और कुछ राइट जो है वो फॉरेनर सिटीजन्स के लिए भी है। तो इसमें एक बात याद रखनी कि विच आर द आर्टिकल्स विच ओनली अप्लाई टू या ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। राइट, मतलब लिख के लो, नंबर आपको याद करना है। 15, 16, 19, 29, 30। राइट, मतलब 15, 16, 19, 29, 30, ये जो आर्टिकल्स है दीज आर ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, और बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फिर फॉरेनर्स के लिए भी लागू होते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर ढूंढते हैं। आर्टिकल 15, तो मैंने बोला है 15, यस 15 इज फॉर ओनली इंडियन सिटीजन। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन एंड फॉरेनर्स, तो ये क्या हो गया बताओ, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। तो फर्स्ट अगर जाता है तो फर्स्ट गलत है,
सेकंड में लिखा है आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, यस एब्सोल्युटली राइट। थर्ड स्टेटमेंट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर अलाइक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। चलो हमने जो याद किया था उसे याद करो, 15, 16, 19, 29 एंड 30। इसमें 21 कहीं आ रहा है क्या? नहीं, मतलब 21 फॉरेनर्स के लिए भी लागू है, मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो रहा है? बी। नोट डाउन, यस गुड। चलो अब आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज एनरिच्ड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आर्टिकल 14। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया। सेकंड, ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड। थर्ड, फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फोर, ऑल सिटीजन्स बॉर्न इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 के बारे में चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 14 इसमें क्वेश्चन में दिया है कि वो किसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे टेरिटरी का सवाल है। इंडियन टेरिटरी में जो भी होगा उसके लिए आर्टिकल 14 लागू होगा, राइट? मतलब इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेनर सिटीजन्स दे आर इन इंडियन टेरिटरी, उनके लिए 14 लागू होगा। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो फोर्थ पॉइंट है ऑल सिटीजन्स बॉर्न इन इंडिया, ऐसे कोई कंसेप्ट ही नहीं है 14 से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर है सी, 1 and 3 ओनली, ऑल सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया एंड फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब जो इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं वो सभी के लिए आर्टिकल 14 लागू होता है। सो आंसर इज सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements about the provision of the constitution of India is correct? अब यहाँ पे माइनॉरिटी, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है माइनॉरिटीज कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सेकंड स्टेटमेंट, ओनली लिंग्विस्टिक, एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन अंडर आर्टिकल 30। सी, every religious denominations has unfettered right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. D, an educational institution established by a religious minority loses its minority status on receiving financial aid from the government. पढ़ लिया, अब एक एक को समझ में लेते हैं। तो पहला लिखा है माइनॉरिटीज कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, हमें आंसर तो मिल गया, तो आंसर इज ए। अब बी, सी, डी, वाई दीज आर रॉन्ग। ओके, तो यहाँ लिखा है ओनली लिंग्विस्टिक, एथनिक एंड रिलीजियस। तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है कि आर्टिकल 29 एंड 30 आर बिलोंग टू माइनॉरिटीज। अब इसमें जब हमारा फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर आएगा तो इसमें डिटेल में आपको ये समझाया जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिससे यू विल गेट टू नो कि हाउ विल बी द लेक्चर्स ऑफ पॉलिटी, वो कितने इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देर इज अ स्मॉल डिफरेंस। 29 आर्टिकल इज मतलब वो माइनॉरिटीज़ के लिए भी और मेजोरिटीज़ के लिए भी लागू होता है, लेकिन आर्टिकल 30 is only for minority. Getting my point? तो this is the basic difference between article 29 and 30. Okay, उसके आगे जाके इंडिया में माइनॉरिटीज किस बेसिस पे होता है? तो दो बेसिस पे, एक रिलीजियस और दूसरा लिंग्विस्टिक। ओके, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, माइनॉरिटी ये कहा गया है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी का डेफिनेशन कहीं भी एक्सप्लेन किया गया नहीं है, राइट? तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है जो हमें आगे जाके एग्जाम में काम आने वाले, तो ये अपने पॉलिटी की सीरीज में आने वाले, राइट? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो ये हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? दिस इज द एवरग्रीन क्वेश्चन जो एग्जाम
के लिए पढ़ाई करते हैं उनको 1857 का रिवॉल्व पता है, उसके बाद 1858 का जो एक्ट आया था वो पता है, और जिसने 1858 का एक्ट के बारे में जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी उसे ये जल्दी से समझ में आता है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज given under the act of the government of India Act 1858. So here answer is B. इट वॉज वेरी सिंपल। इसके साथ ही हमें जो बाकी के एक्ट जैसे कि काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, मॉर्ले मिंटो, उसके बाद मॉन्टेगू चेंसफोर्ड मतलब 1909 और 1919 का, ये सब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे उसके स्टार्टिंग में ही इसका लेक्चर में लेने वाला हो। ओके, सो इसका आंसर हो गया बी। Okay, so moving to next question. This question is regarding the center states relation. Okay, and here is asked, they asked, government of which one of the following state has appointed the Rajamannar committee to study the center state relations. क्वेश्चन से हमें एक बात पता चल रही है कि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए राजामन्नार कमेटी की स्थापना की गई थी। ओके, यहाँ से भी हमारी पढ़ाई हो गई। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब ये पता करना है कि किस स्टेट ने राजामन्नार कमेटी को अपॉइंट किया था। तो यहाँ पे सिंपल है, आप जब सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें सेंटर और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, फाइनेंशियल हो गया, मतलब अलग अलग रिलेशंस के बारे में लक्ष्मीकांत के चैप्टर में बोला गया, और वहाँ पे सेंटर स्टेट के रिलेशन में जिन जिन कमिटीज़ का फॉर्मेशन हुआ है उनकी लिस्ट भी दी गई। तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि राजामन्नार कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। सो आंसर इज डी। एंड कब किया गया था ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, राइट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 48 का डी। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2017, which one of the following was the mandate of the धार कमीशन। ओके, धार कमीशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि धार कमीशन आया था लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन हो या नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे बोला है कि धार कमीशन ने क्या किया, तो 1948 का ए ऑप्शन है, टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, ओके, टू recommend whether the state can be reorganized on linguistic basis. Third, to study the center state relation, to examine whether Madras city one can be transferred to Andhra. So here is the answer B, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो या ना हो इसके लिए धार कमीशन की स्थापना की गई थी, इसलिए 49 का आंसर है बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ ये हर सब्जेक्ट की जूम क्लास के प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो इट्स योर ड्यूटी कि जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड होते हैं आप जाइए उन्हें देखिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड हमें मिला है ये बार बार मिलने वाला नहीं, हमें इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर करना है और हमें इस बार पोस्ट निकालनी ही निकालनी है। ओके, तो मिलते हैं 2018 के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के साथ, उसके एनालिसिस के साथ। तब तक जय हिंद, थैंक यू।